टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ व्हाट जेनेटिक कोड। मतलब कि हम ट्रांसलेशन की तो बात कर ट्रांसक्रिप्शन की बात कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं आज ट्रांसलेशन के बारे में। ओके, यानी कि अब तक हमारे पास क्या मिल चुका है? हमें मिल चुका है mRNA, वी हैव गॉट tRNA एंड वी हैव गॉट rRNA। ठीक है, तीनों ही अपना अपना रोल प्ले करेंगे इन ट्रांसलेशन। ओके, अब ध्यान रखिए, इससे पहले हमें थोड़ा सा जेनेटिक कोड को समझना होगा, क्योंकि mRNA में जो इन्फॉर्मेशन है उस पर आपको क्या मिलेंगी? बहुत सारे बेसिस मिलेंगे, राइट। बट उसके बाद जो इससे प्रोटीन बनता है, प्रोटीन के सीक्वेंस में नाइट्रोजनस बेस नहीं होता। प्रोटीन कैसा होता है? इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब कि इसमें अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन एक दूसरे फॉर्म में चेंज होगी। तो इसके लिए जेनेटिक कोड की ज़रूरत है। चलिए बात करते हैं। During replication and transcription, a nucleic acid was copied to form the another nucleic acid. है ना, सब में nucleic acid ही बन रहा था। Hence, these processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity. The process of translation requires transfer of genetic information from a polymer of nucleotide to synthesize a polymer of amino acid. मतलब न्यूक्लियोटाइड से अब यही इन्फॉर्मेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। Neither does any complementarity exist between nucleotide and amino acid, nor could any be drawn theoretically. There existed ample evidence, though, to support the notion that change in nucleic acid were responsible for change in अमीनो एसिड इन प्रोटीन। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये कोई और बात है, नो, इट वॉज फाउंड कि येस, अगर हमने न्यूक्लिक एसिड में चेंज किया तो अमीनो एसिड में भी चेंजेस मिलते हैं, यानी कि यही इन्फॉर्मेशन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रही है। This led to the proposition of a genetic code that could direct the sequence of amino acid during synthesizing of protein. If determining the biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition and deciphering of genetic code were most challenging. In a very true sense, it is required involvement of scientists from several disciplines: physicists, organic chemist, biochemist, genetist, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ी टू फाइंड आउट कि कैसे ये इन्फॉर्मेशन एक अमीनो एसिड में चेंज हो रही है। ठीक है ना। तो नाउ इट वाज जॉर्ज गैमो, अ फिजिसिस्ट, याद रखना, जॉर्ज गैमो, ओके, वो आर्ग्यू दैट सिंस देयर आर ओनली 4 बेसिस, क्योंकि आप देखेंगे कौन कौन से बेसिस है, ए, अब टी नहीं लिखेंगे, AUGNC, ये 4 बेसिस हैं, राइट। एंड इफ़ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, एंड वी नो कि हमें कितनी 20 असेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, ठीक है, दोनों हैं, तो मैं सिर्फ यही लिख रही हूँ। टोटल 20 अमीनो एसिड की हमारी बॉडी में ज़रूरत है। द कोड शुड बी constitute a combination of bases. He suggested that in order to code for all the 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotide. उसने बोला कि अगर इसके कॉम्बिनेशन से 20 अमीनो एसिड बनाने तो हर एक कोड 3 बेसिस का बना होना चाहिए, है ना, मतलब कि इसमें 3, और इसका जब आप प्रोबेबिलिटी, मतलब इसमें फ्रिक्वेंसी काउंट करेंगे तो ये 20 से भी ज़्यादा आती है। That was a very bold proposition because a permutation combination of 4 power 3 would generate 64 codon. अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? हमें 20 अमीनो एसिड चाहिए, तो वी वांट 20 कोडोन, बट इसकी वजह से क्या हो रहे हैं? हमें 64 कोडोन। अगर आप बोलेंगे कि 4 to power 2 ले लेते हैं तो ओनली 16 कोडोन बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, 20 अमीनो एसिड नहीं कोड हो रहे हैं। तो 4 to power 3 लेते ही ये 64 कोडोन जा रहा है, राइट। इट जनरेटिंग मैनी मोर कोडोन देन रिक्वायर. Providing proof that codon was a triplet was a more daunting task. The chemical method developed by Hargobind Khurana, ध्यान रखना, it was also in the name of a scientist, Hargobind Khurana, was instrumental in synthesizing RNA molecule with defined combination of bases, homopolymers, copolymers, मतलब अलग अलग combinations निकालें. Marshall Nierenberg, okay, cell-free system for protein synthesis finally helped the code to be deciphered. Severococcea enzyme polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence in a template-dependent manner. Enzymatic synthesis of RNA. Finally, a checkerboard for genetic codes was prepared, which is given in the table. Okay, तो देखिए अब इनको पता कैसे किया जाता है, कैसे मतलब बनाए जाते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। देखिए, ये आपको एक ऐसा चेकर बोर्ड बनाना होगा जिसमें आपको 4 बॉक्सेस बनाने होंगे। नाउ
हर बॉक्सेस पे आपको लिखना है UCAG, यहाँ पे यही लिखना है UCAG, और एक बॉक्स में वापस लिखना है UCAG, अगैन UCAG, हर बॉक्स में ये लिखना है ना। इसको उठाना है, इसको पिक करना है, यू को यू के साथ यू, फिर अगैन यू, और फिर ये वाला ले लेना है यू, अगैन यू, फिर ये ले लेना है C, अगैन ये ले लेंगे A, अगैन G। तो आप देखिए फर्स्ट टू जो होंगे ना वो कॉमन होंगे, जैसे इसमें चलेंगे CU, तो फर्स्ट टू आर कॉमन and then UCAG, like this we make all the code, है ना, जितने भी जेनेटिक कोड है। ओके, आप अगर देखेंगे तो ये दोनों जो है वो सेम कोड कर रहा है, फिनाइलएलेनिन, दिस इज कोडिंग फॉर ल्यूसीन, बोथ आर कोडिंग फॉर द सेम कोडोन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे सब चारों ही ल्यूसीन कोड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चारों प्रोलीन, लाइक यू कैन सी ऑल फोर सीरीन, थ्रियोनिन, एलेनिन, वेलिन, है ना। तो ये क्या है, इसके बेसिस पे कुछ सेलिन फीचर्स निकाले गए, उसकी बात करते हैं। द कोडोन इज ट्रिपलेट। अब 64 कोडोन में से 61 कोडोन कोड फॉर अमीनो एसिड, 61 कोडोन, हर कोडोन कोई ना कोई अमीनो एसिड कोड कर रहा है, एंड 3 कोडोन डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, दे आर फंक्शन एज द स्टॉप कोडोन। कौन कौन से कोडोन हैं, दे आर UAA, UAG एंड UGA। ठीक है, some amino acids are coded by more than one codon, ठीक है, hence the code is degenerate, है ना। एक ही अमीनो एसिड, देखो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये एक से ज़्यादा कोडोन से कोड हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड degeneracy of codon। the codon is read in mRNA a contiguous fashion, there is no punctuation, कॉमा नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। The code is nearly universal, like from bacteria to human, U would code for phenylalanine, मतलब कि जो कोड करता है वो चाहे ये बैक्टीरिया में हो चाहे ह्यूमन बीइंग में हो, कहीं भी वो सेम ही अमीनो एसिड कोड करेगा। Some exception to this rule have been found in mitochondrial codon and some protozoans। AUG has dual function, it code for methionine, एक तो ये करता है, एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ इनिशिएटर कोडोन। ओके, यही ट्रांसलेशन को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। एज आई टोल्ड यू, UAA, UAG एंड UG आर द स्टॉप टर्मिनेटिंग कोडोन। ओके, चलिए तो अब आगे बात करते हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि जैसे कि ये सीक्वेंस दिया, इस सीक्वेंस के बेसिस पे अगर आप टेबल में से देख के लिखेंगे यू विल गेट दिस वन, है ना। बट अब इसका उल्टा अगर आपसे बोला जाए कि आपको ये सीक्वेंस दे दिया एंड यू आर आस्क राइट डाउन दी कोडोन, यू वॉन्ट बी एबल टू राइट, बिकॉज एक से ज़्यादा कोडोन से कोड हो रहा है। विच कोडोन यू विल राइट, है ना, दैट यू कैन नॉट राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। एक्चुअली इसको मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं देखने वाली हूँ, क्यों, क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी चैप्टर 5 जो है उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। फिर भी हम थोड़ा सा जस्ट देखेंगे। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, जिसका क्लासिक एग्जाम्पल क्या है, सिकल सेल एनीमिया। ओके, क्या है ये, पॉइंट म्यूटेशन। अगर आपको बहुत डिटेल में वो देखना है ना तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन दिस वन, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पर है। ठीक है ना, कि एक पर्टिकुलर बेस पेयर को चेंज कर देना, दिस इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, अब एक और म्यूटेशन आता है, दैट इज़ द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या है कि कोई एक बेस या तो ऐड हो गया या डिलीट हो गया। देखिए ध्यान रखना, पॉइंट म्यूटेशन बेस पेयर रिप्लेस हो रहा है, उसका पोजीशन खाली नहीं हो रहा है, या फिर वो एक नया पोजीशन पे कुछ ऐड नहीं हो रहा है। बट फ्रेम शिफ्ट जो होता है दूसरा म्यूटेशन, उसमें क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट में या तो नाइट्रोजिनस बेस जो है वो ऐड होगा, देयर इज अ एडिशन, या नाइट्रोजिनस बेस का डिलीशन होगा। ठीक है, डिलीट हो जाएगा, तो यानी कि वो जगह खाली हुआ, ऐड हुआ तो एक और जगह आ गई, जिसकी वजह से आगे का जितना भी रीडिंग फ्रेम होता है कोडोन का वो चेंज हो जाता है। जैसे राम हैज़ BDCAP, मतलब ऐसा कुछ, एक राम हैज़ रेड कैप, ये एक कोडो है। फिर अब यहाँ पे बी हमने एक ऐड कर दिया तो क्या हुआ, अब ये चेंज हो गया, राइट। बी आया ऐड कर दिया तो चेंज हो गया। हाँ, अगर 3 में एक साथ चेंज डाला गया, 3 नाइट्रोजनस बेस एक साथ इंसर्ट किए गए तो आगे के कोडोन चेंज नहीं होंगे, समझे ना। दिस इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन, समझे। चलिए आगे बात करते हैं tRNA, जिसको बोला जाता है अडेप्टर मॉलिक्यूल, है ना। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ प्रोपोजिशन ऑफ कोड
It was clear to Francis Crick that there has to be a mechanism to read the code and also to link it to the amino acid. Because amino acid have no structural specialties to read the code uniquely, he postulated the presence of an adapter molecule that would be on one hand read the code and on other hand would bind to specific amino acid. ठीक है? The tRNA, then called the soluble RNA, was known before that genetic code was postulated. However, its role as an adapter molecule was assigned much later. ठीक है ना, पहले इसको ये बोला जाता था, then इसको tRNA. तो tRNA के पास क्या होता है, there is an anticodon loop that has bases complementary to the code. मतलब कि ये जो है ये क्या है, mRNA है, इस पे जो भी कोड है, जैसे कि सपोज ये कोड है AUG, इसका ऑपोजिट में इसके एंटीकोडन में होगा UCA, है ना. तो दे हैव एंटीकोडन लूप एंड इट ऑल्सो हैज़ अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, है ना. तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एंड होता है 3 प्राइम पे CCA एंड होता है एक्चुअली, जहाँ पे ये एक्सेप्ट किया जाता है, जहाँ पे इस कोडोन के अकॉर्डिंग वो वाला अमीनो एसिड यहाँ पे आके बाइंड होगा. ठीक है, विच बाइंड टू अमीनो एसिड. tRNA are specific for each amino acid. For initiation there is another specific tRNA that is referred to as initiator tRNA. मतलब वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेथियोनिन से बाइंड होगा. There are no tRNA for stop codon. In figure 5.12 the secondary structure of tRNA has been depicted that looks like a clover leaf. In actual structure the tRNA is compact molecule which look like a इन्वर्टेड L. ओके, इसको जनरली कुछ इस तरह का भी बनाया जाता है. इफ यू विल लुक एट दिस, ठीक है, तो ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम है, ये एक्सेप्टर एंड है. ठीक है, क्या है ये, एक्सेप्टर एंड. ओके, दिस इज एंटीकोडोन लूप, दिस इज वेरिएबल आर्म. ठीक है, और ठीक है, बाकी हम रहने देते हैं, बाकी जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो हमें ये ध्यान रखने की है. ठीक है, चलिए अब ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है. ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड. द ऑर्डर एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द mRNA. mRNA में जो बेसिस है उसके अकॉर्डिंग ही अमीनो एसिड कोड होंगे. अब तुम्हें पता ही है कि कौन सा कोडोन क्या अमीनो एसिड कोड करता है. mRNA में जो भी नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड कोड हो जाएगा. द अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय अ बॉन्ड विच इज़ नोन एज अ पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड. फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी. अब देखिए, दो पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो पहला स्टेप क्या होता है, दैट इज़ दी चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड. चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है ना, ताकि वो चार्ज हो जाए. देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड लिंक टू द कोकोनेट. ठीक है, पहले चार्जिंग हो गई अमीनो एसिड की, मतलब कि अमीनो एसिड किसके साथ बाइंड हो गया, ATP के साथ, एनर्जी गेन कर ली ना. दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं दूसरा स्टेप, दैट इज अमाइनो असाइलेशन ऑफ tRNA, या फिर इसको बोलते हैं चार्जिंग. यानी कि अब यही वाला चीज़ किसके साथ मर्ज हो जाएगा, tRNA पे जाके बाइंड हो जाएगा और अब tRNA भी चार्ज हो जाएगा. ठीक है, तो वो वही बोल रहा है, लिंक टू द कोग्नेट tRNA, अ प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ tRNA और अमाइलो असाइलेशन ऑफ tRNA टू बी मोर स्पेसिफिक. ठीक है, तो ऐसा tRNA यानी कि वो क्या लेके आ गया. अब मैं इसको जस्ट ऐसे शो कर रही हूँ जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. इस पर कोई भी एक अमीनो एसिड या tRNA बाइंड करके आएगा. द फॉर्मेशन ऑफ इफ टू सच चार्ज tRNA आर ब्रॉट क्लोज इनफ, the formation of peptide bond between them would be favored energetically, क्योंकि इनमें एनर्जी है बहुत ज़्यादा, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा. द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वुड एनहांस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है, अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एनहांस हो जाता है. और कैटलिस्ट कौन एक्ट करता है, राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट. दिस इज द लार्ज सब यूनिट, दिस इज स्मॉल सब यूनिट. ठीक है, चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा ना आपको समझाती हूँ किस तरह से. देखिए, ये मान के चलिए दिस इज़ दी mRNA,
है ना। और इस mRNA पे सबसे पहले तो एक स्मॉल सब यूनिट बाइंड होती है। देखिए राइबोसोम जब काम नहीं कर रहा होता है तो उसकी सारी लार्ज और स्मॉल सब यूनिट सेपरेटेड रहती है। जब ये वर्क करता है तब ये यूनाइट होती है। तो यूकैरियोट की अगर बात करें तो 30S यहाँ पे आएगा, ये mRNA पे बाइंड होगा। ध्यान रखना, जैसे ही 30S mRNA पे बाइंड हो जाता है वैसे ही ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये लार्ज सब यूनिट आके इस पर बाइंड हो गई। ठीक है बेटा, लार्ज सब यूनिट आके इस पर बाइंड हो गई और राइबोसोम इस पर क्या करेगा, इस तरह से स्कैन करेगा। इट विल स्कैन, जितने भी यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है उनको स्कैन करता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग टीआरएनए आते जाएंगे और अमीनो एसिड आते जाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से स्कैन कर रहा है। मान लो अब यहाँ पे जो स्कैन किया, सबसे पहले क्या आना चाहिए, AUG आना चाहिए, है ना, स्टार्टिंग कोडोन AUG विच कोड फॉर मिथियोनिन। तो AUG जैसे आया उसके लिए जो टीआरएनए जो मिथियोनिन से बाइंड होगा वो टीआरएनए इस पर आएगा, है ना। समझे, इतना समझे। तो देखिए मैं अगर ये बनाऊँ दिस वन, अब मान लो यहाँ पे ये टीआरएनए बाइंड हुआ दिस साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, AUG टीआरएनए क्या लेके आया, मिथियोनिन लेके आया। जैसे ही ये बाइंड होता है इसके नियर बाय में एक साइट डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर साइट। क्या बोलते हैं, मैं अलग से लिख देती हूँ, इट इज़ एक्सेप्टर साइट। ओके, यहाँ पे जो साइट है दिस इज P, दैट इज दी पेप्टाइडल, जहाँ पे ऑलरेडी बंड है। ओके, और यहाँ पे एक साइट है दिस इज E विच इज़ कॉल्ड एग्जिट साइट, एग्जिट साइट। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट साइट डेवलप हुई इसके भी पास 3 कोडोन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी उसका रिस्पेक्टिव टीआरएनए आएगा और कोई भी, मान के चलो कोई भी एक नंबर डाल रही हो, कोई भी एक अमीनो एसिड आए। ये दोनों टीआरएनए बहुत पास है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एनर्जी तो है ही, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इस लार्ज सब यूनिट में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। कौन सा, क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये एंजाइम हेल्प करता है इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनने में। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बना क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से अमीनो एसिड ब्रेक हो जाएगा और ये वाला जो टीआरएनए है ना ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा एंड दिस टीआरएनए ये P साइट पे आ जाएगा। दिस टीआरएनए विल कम ऑन P साइट। आर यू गेटिंग मी, समझ रहे हो, ये P साइट पे आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये टीआरएनए निकल रहा है और जो ये वाला A साइट था ये P साइट, तो यहाँ पे जो था वो इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये वापस वैकेंट हुआ A साइट जिस पे एक नया टीआरएनए आया और यहाँ के बाइंड हुआ। समझ रहे हो, जैसे कि ये हुआ, यहाँ पे टीआरएनए बाइंड सबसे पहला मिथियोनिन लेकर आया, ये बाइंड हो गया। जैसे ही ये बाइंड हुआ ये वाली साइट डेवलप हुई, है ना, यहाँ पे एक्सेप्टर, यहाँ पे भी इसके बेस के अकॉर्डिंग नया टीआरएनए आया। जैसे ही आया ऊपर जो अमीनो एसिड है उनके बीच में बॉन्डिंग बन गई। बॉन्डिंग बनते ही इस P साइट वाला टीआरएनए इसका अमीनो एसिड सेपरेट हुआ और ये वाला जो टीआरएनए वो निकल गया एग्जिट साइट से। एंड नाउ दिस टीआरएनए ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया ना, लाइक दिस। तो ये वाला जो टीआरएनए वो P साइट पे आ गया और अगेन ये वाली साइट फिर से वैकेंट हो गई, फिर से वैकेंट हो गई, यहाँ पे और नया आएगा एंड लाइक दिस इट गोज़ ऑन। ठीक है, और ध्यान रखना सबसे पहला जो बनेगा वो मतलब कि जब mRNA बनेगा तो सबसे नीचे सबसे लेटेस्ट वाला, है ना, लाइक दिस 7 एंड सो ऑन एंड सबसे ये वाला मिथियोनिन, क्योंकि शिफ्ट होता जा रहा है। यू गेट मी, समझ में आया मैंने क्या बताया, कैसे बताया, है ना। दिस इज़ हाउ इट टेक्स प्लेस। चलिए इसे रीड करते हैं। द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज द राइबोसोम. The ribosome consists of structural RNA and about 80 different protein. In its inactive state, it exists at two subunits, a large subunit and a small. When the small subunit encounter the mRNA, the process of translation of mRNA to protein begins. अभी recent NEET में ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है, ध्यान रखना. Next, there are two sites in the large subunit for subsequent amino acid to bind to and thus be close enough to each other for the formation of peptide bond. Ribosome also act as a catalyst. देखिए catalyst की तरह एक्ट करता है. इसमें 23S rRNA किसमें, बैक्टीरिया में. ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 23S rRNA in bacteria
इज एन एंजाइम राइबोजाइम विच इज़ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। मैंने बोला ना इनके पास पेप्टाइड ट्रांसफरेज होता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, जिसकी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो वो बैक्टीरिया में किस में होता है, 23S RNA में, ठीक है। A translation unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by start codon AUG and stop codon and code for a polypeptide, है ना। Now, an mRNA also has some additional sequence that are not translated and are referred as untranslated region. Full form भी ध्यान रखना, दोनों जगह यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अनट्रांसलेटेड रीजन, इनका ट्रांसलेशन नहीं होता है, बट ये मेक श्योर करते हैं कि अगर यहाँ से मान लो इधर से भी शुरू हुआ तो ये वाला जो है ये इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर ट्रांसलेट होगी, मतलब कि कुछ भी ट्रांसलेट वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस नहीं होगी। द UTR आर प्रेजेंट एट बोथ 5' एंड 3' एंड, they are required for efficient translation process. For initiation, ribosome bind to the mRNA at the start codon AUG that is recognized only by the initiator tRNA. The ribosome proceed to the elongation phase of protein synthesis. During this phase, complexes composed of an amino acid linked to tRNA sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming a complementary base pair with the tRNA codon, anticodon. क्या बोल रहा है, सिंपल चीज़ बोल रहा है कि tRNA अमीनो एसिड को लेके आ रहा है और यहाँ पे आके बाइंड हो रहा है। The ribosome moves from codon to codon along the mRNA. Amino acids are added one by one, translate into polypeptide sequence dictated by DNA and represented by mRNA. At the end, a release factor bind to the stop codon, terminating translation and release the complete polypeptide from the ribosome. ध्यान रखना, जैसे ही वो UAA कुछ भी एनकाउंटर करेगा, इसके लिए कोई tRNA अवेलेबल भी नहीं है और यहीं पे एक रिलीज फैक्टर आएगा और इन सबको सेपरेट करा देगा एंड वी विल गेट अ पॉलीपेप्टाइड चेन। समझ में आया कैसे हो रहा है ना। तो ध्यान रखना, mRNA है स्मॉल सब यूनिट, ये वाली P साइट है, दिस इज P साइट, दिस इज A साइट एंड दिस इज E साइट। जैसे P साइट वाले का बॉन्ड यहाँ पे बन गया, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, P साइट वाला एग्जिट निकल गया और A साइट वाला इस P साइट वाले पे आ गया, ए साइट वापस से वैकेंट हो गई जहाँ पे एक नया आएगा। और ये राइबोसोम भी इस तरह से मूव करता जा रहा है, ये मूव करता जा रहा है और नए नए कोडोन को रीड करता जा रहा है। सो आई थिंक ये समझ में आया होगा ट्रांसलेशन प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। कोई भी डाउट आएगा तो मुझे बताना ज़रूर से, मैं कोशिश करूँगी दोबारा से आपको क्लियर करने की, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू दी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन और इसी के साथ और टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। Till then, take care, bye bye, keep doing study.